नमस्कार दोस्तों, वर्ल्ड अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और आज इस वीडियो में मैं आपके साथ चर्चा करूंगा एक ऐसे देश के बारे में जहां की राष्ट्रपति खुद कह रही हैं कि यूरोपियन यूनियन आए और हमें पुतिन से बचाए। तो ईयू से इस तरह की गुहार क्यों लगाई जा रही है, इस देश का इतिहास क्या है, इसकी जियोपॉलिटिक्स क्या है, इसी को आज जानेंगे इस वीडियो में। तो ये देश है जॉर्जिया और यहां की आउटगोइंग प्रेसिडेंट जिनका नाम है श्रीमती सैलोमी ज़ुराटबिक्विली, थोड़ा हो सकता है मुझसे भी प्रोनाउंसिएशन में गलती हो जाए। तो ये राष्ट्रपति हैं जो यूरोपियन यूनियन से गुहार लगा रही हैं कि कृपा करके आप हमारे देश में आइए और उन प्रोटेस्टर्स का सपोर्ट कीजिए जो यूरोपियन यूनियन के साथ हमारे देश को जोड़ना चाहते हैं। और दूसरी ओर जो हमारी सरकार है, यानी कि इन्हीं के प्राइम मिनिस्टर, इन्हीं का मंत्रिमंडल, वो चाहता है कि हम रशिया के साथ ज्यादा घनिष्ठ संबंध बना के रखें। अब ये एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि बड़ा विचित्र है कि एक देश का राष्ट्रपति खुद ये कह रहा है कि दूसरे देश वाले आए और हमारी मदद करें। उनके इस रवैये से दुनिया भर के एक्सपर्ट्स दो हिस्सों में विभाजित हैं। कुछ कह रहे हैं कि ये तो सरासर देशद्रोह है और कुछ कह रहे हैं कि नहीं, ये बहुत ही पेट्रियोटिक बात है कि इन्होंने दूसरे देश से मदद मांगी है अपने देश को बचाने के लिए। अब ये मामला क्या है, इसको आगे जाने उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अगर आप मेरे लेक्चर्स के अपडेट्स प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। तो देखिए, पहले इस देश की लोकेशन जान लो। जॉर्जिया, आर्मीनिया, अजरबैजान, ये तीन देश, इनकी लोकेशन समझिए। ये कॉकेसस नाम के पहाड़ों के नीचे स्थित है। तो यहां पर एक माउंटेन रेंज है जो आपको इस मैप में हल्की हल्की नजर आ रही होगी। ये जो मैंने सर्कल बनाया है, इस सर्कल के अंदर ही ये पहाड़ियों की रेंज है और ये रशिया से इन तीनों देशों को सेपरेट करती है। तो कुल मिला के ये जो कॉकेसस माउंटेन रेंज है, ये एशिया और यूरोप का भी बॉर्डर है और वैसे आप देखें तो ये तीनों ही देश एक तरह से यूरोप और एशिया का बॉर्डर बनाते हैं। तो इनका कल्चर भी काफी हद तक एशिया और यूरोप का मिक्स है। लेकिन अगर आप इतिहास के नजरिए से देखें तो ये तीनों ही देश एक समय पर यूएसएसआर का हिस्सा हुआ करते थे। तो सोवियत यूनियन 1991 तक 15-16 ऐसे देशों का एक यूनियन था जिसमें ज्यादातर देशों को थोड़ी ऑटोनॉमी दी गई थी। ऑटोनॉमी मतलब स्वायत्तता दी गई थी ताकि वो अपना इंटरनल मैनेजमेंट अपने अनुसार कर ले, लेकिन केंद्र की सारी नीतियां मॉस्को से तय होती थी। और ये जो 15 देश हैं, यहां पर आप देख सकते हैं अलग अलग कलर्स के अंदर, ये मोस्टली या तो ईस्टर्न यूरोपियन कंट्री हैं या आज के सेंट्रल एशियन कंट्री हैं। लेकिन 3 देश ऐसे हैं जो यूरोप और एशिया के बॉर्डर पर आते हैं। तो अगर हम यहां जूम इन करके देखें तो देखिए, जॉर्जिया, आर्मीनिया और अजरबैजान, ये 3 SSR लिखे हुए हैं। तो सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स, ये तीनों ऑटोनॉमस रिपब्लिक हुआ करते थे। 91 में जब सोवियत यूनियन का विघटन होता है उसके बाद ये इंडिपेंडेंट कंट्री बनते हैं। आगे की कहानी मैं आपको बताऊं उससे पहले बता दूं कि अनअकैडमी के सभी यूपीएससी कोर्सेज पर इस वक्त एक बहुत ही शानदार डिस्काउंट चल रहा है। अगर आप 9 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको एडिशनल 9 मंथ्स फ्री मिल जाएगा, सेम विद 12 एंड 18 मंथ्स। और उसके उपरांत अगर आप महिपाल कोड का इस्तेमाल करेंगे तो आपको 50% डिस्काउंट यहां पर मिल जाएगा। तो ये वाले जो यूपीएससी कोर्सेज हैं जिनमें आपको मेरे द्वारा भी हिस्ट्री की क्लासेस मिल जाएंगी, इनको ज्वाइन करने के लिए आप नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं और इस कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे 3 तरह के बैचेस हैं, हिंदी, इंग्लिश और हिंग्लिश। तीनों में से जो भी भाषा में आप कंफर्टेबल हैं आप उनमें एनरोल कर सकते हैं। और ऑप्शनल के बैचेस भी जल्दी ही स्टार्ट होने वाले हैं इन फैकल्टीज के द्वारा। ये इनकी स्टार्टिंग डेट्स है, इनको भी आप जरूर देखिए और ज्वाइन कीजिए। यूपीएससी इंटरव्यू में जिनका सिलेक्शन हो चुका है, दे शुड गो फॉर द मॉक इंटरव्यू प्रोग्राम ऑफ यूपीएससी। हमारे कई प्रीवियस ईयर टॉपर्स यहीं से निकले हैं। अब बात करते हैं सोवियत यूनियन के विघटन की। तो देखिए, सोवियत यूनियन जब टूटा और ये 15 देश इनसे अलग होते हैं तो उस समय यूएसए और रशिया का एक एग्रीमेंट हुआ था, एक अनरिटन एग्रीमेंट था कि अब देखिए भाई साहब, शीत युद्ध समाप्त हो चुका है, ना हमारी आपसे कोई दुश्मनी है ना आपकी हमसे कोई दुश्मनी है, तो अब आप नेटो को बढ़ाना मत। नेटो यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो कि एक मिलिट्री पैक्ट था यूएसए के नेतृत्व में, उसको आगे नहीं बढ़ाया जाएगा और इसीलिए डी एस्केलेशन होगा। डी एस्केलेशन यानी कि जो तनावपूर्ण स्थिति पिछले 45 सालों से चल रही है उसे हम नीचे लाने की कोशिश करेंगे। तो शीत युद्ध के टेंशन्स को खत्म करने के बाद दोनों देशों के बीच में यह समझौता हुआ था। ऑफिशियली भी देखिए लिखा गया था कुछ जगह, लेकिन इतना कॉन्क्रीट में नहीं था कहीं पर। एक तरह से अनरिटन सा ही ये दोनों के बीच में समझौता था कि अब नेटो आगे नहीं बढ़ेगा। इनफैक्ट रशिया ने तो यह भी प्रपोज किया था कि अब आप नेटो को हटा ही दो ना, नेटो को खत्म कर दिया जाए, भंग कर दिया जाए। तो उन्होंने उल्टा किया। यूएसए वालों ने नेटो को भंग नहीं किया बल्कि इन्होंने नेटो को बढ़ा दिया। तो आप देखिए 1991 में जब सोवियत यूनियन हुआ करता था उस समय नेटो के देश यहां तक हैं, जो ब्लू कलर के कंट्रीज आपको नजर आ रहे हैं। तो इसमें टर्की यहां पर आपको नजर आएगा और उसके अलावा सारे देश जो हैं मोस्टली वेस्टर्न यूरोप में हैं। लेकिन आज अगर आप नेटो की स्थिति देखेंगे तो ये ग्रीन वाले जितने भी कंट्रीज हैं ईस्टर्न यूरोप के, ये सभी नेटो में शामिल कर लिए गए बाय यूएसए इन द पास्ट 15 to 20 ईयर्स।
और यही मुख्य कारण है यूक्रेन में भी युद्ध इसीलिए चल रहा है, एक मेजर रीजन यही है। अच्छा, जॉर्जिया में क्या होता है, तो 91 के बाद जॉर्जिया में अपने इंटरनल प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं। देखो, जॉर्जिया वैसे दिखने में बड़ा छोटा सा देश है, आज भी उसकी आबादी लगभग 35-36 लाख ही है, लेकिन इस आबादी के अंदर भी लोग आपस में शांति से नहीं रह पा रहे हैं। तो यहां पर कुछ एथनिक माइनॉरिटीज हैं, यानी कि कुछ थोड़ी सी अलग माइनॉरिटी वाले जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि हमें जॉर्जिया से अलग होकर अपना देश चाहिए। तो एक तो उनका ये वाला रीजन है, अबखाज इसको कहा जाता है, और एक यहां पर साउथ ओसेटिया। ये दो एरियाज के लोग कहते हैं कि हमें तो भैया अपना इंडिपेंडेंट कंट्री चाहिए, या फिर कम से कम कंट्री नहीं तो हमें ऑटोनॉमी दे दो, स्वायत्तता दे दो पूरी तरह से। तो ये अबखाज पीपल जो है, वहां की एक एथनिक माइनॉरिटी, इन्होंने आजाद होते ही कहा कि हमें तो आजादी चाहिए, और इनको सपोर्ट किया रशिया ने। रशिया को दिखा कि पड़ोसी के घर में दिक्कत हो रही है, तो चलो हम वहां पर जाकर घुस जाते हैं, और उन्होंने अबखाज वाले लोगों को सपोर्ट करना शुरू कर दिया। इससे जॉर्जिया काफी नाराज हो जाता है, तो वहां पर एक सिविल वॉर चलता है 93 में, और उसके बाद साउथ ओसेटिया के लोगों ने कहा कि अब इन्हें दे रहे हो तो हमें भी चाहिए इंडिपेंडेंस, हमें भी आजादी दो, हम भी छीन के रहेंगे, लड़के रहेंगे, आजादी लेकर रहेंगे। तो इस तरह से ये दो एरियाज जो हैं हमेशा से जॉर्जिया के लिए प्रॉब्लमेटिक रहे हैं। 93 में वहां पर एक सिविल वॉर होता है, बहुत लंबा नहीं चला था, 6-7 महीने का सिविल वॉर था, लेकिन उस सिविल वॉर में जॉर्जिया को एक बहुत बड़ा नुकसान हो गया, क्योंकि रशिया के सपोर्ट से वहां के विद्रोहियों ने इस अबखाजिया रीजन पर अपना पूरा कब्जा जमा लिया, और आज भी वहां पर जॉर्जिया की केंद्र सरकार का पूरा कंट्रोल नहीं है। और कुछ इसी तरह की स्थिति 2008 में साउथ ओसेटिया के साथ हो जाती है। तो पहले इनके हाथ से अबखाजिया चला गया, और बाद में 2008 में ये साउथ ओसेटिया में भी रशिया के सपोर्ट से यहां पर इंडिपेंडेंस प्राप्त कर ली गई। तो देखिए, ऑन पेपर नक्शे में आपको कहीं पर ये अलग देश नजर नहीं आएंगे, क्योंकि इन्हें कोई और रिकॉग्नाइज नहीं करता है, लेकिन वहां पर ऑटोनॉमी है। तो जॉर्जिया की जो केंद्र सरकार है, जो उनके कैपिटल टिबिलिसी से चलती है, उस केंद्र सरकार का पूरा कंट्रोल यहां साउथ ओसेटिया और अबखाजिया रीजन्स में नहीं है, और रशिया की मदद से ही ये दोनों देश जो हैं ये प्रॉप अप हुए हैं, और यहां पर इनकी पीस कीपिंग फोर्सेस भी हमेशा रहती हैं। तो एक तरह से जॉर्जिया हमेशा नाराज रहता है अपने पड़ोसी से, अपने पुराने बड़े भैया से, रशिया से, कि आप आज भी हमारे घर को आजाद होने के बाद भी 91 में आजादी ले ली हमने, फिर भी आप हमारे घर में दखल अंदाजी कर रहे हैं। इस बात को लेकर आज भी जॉर्जिया रशिया से नाराज रहता है। तो दोनों के बीच में जो रिश्ते हैं शुरू में काफी गर्म रहे थे उस सिविल वॉर के दौरान। 94 के बाद में थोड़ी चीजें स्टेबलाइज होती है, कारण जॉर्जिया एक छोटा सा देश है, उसे अपने पड़ोसी बड़े देश रशिया पर निर्भरता रखनी जरूरी है, या उसकी निर्भरता है बिकॉज ऑफ ट्रेड एंड एनर्जी। क्योंकि आप देखोगे वैसे इनके पास समुद्र का एक्सेस है, ब्लैक सी का, लेकिन बात यह है कि ब्लैक सी के जो आगे के पोर्ट्स हैं, आपको पता ही है, वो सारे क्रेमिया के आसपास के रीजन्स जो हैं वो रशिया कंट्रोल करता है, उनकी नेवी कंट्रोल करती है, और इधर ये लैंडलॉक्ड है रशिया से। तो कुल मिला के इनके पास बहुत ज्यादा ऑप्शंस नहीं है। अब आप कहोगे सर यहाँ पे नीचे हमें टर्की नजर आ रहा है, आर्मीनिया, अजरबैजान नजर आ रहा है, तो देखिए इन देशों के जो रोड नेटवर्क्स हैं या फिर जो ट्रांसपोर्ट नेटवर्क्स हैं वो इतने अच्छे तरह से डेवलप नहीं है। तो ज्यादातर जो इनका ट्रेड है वो या तो रशिया के साथ होता है या ब्लैक सी के माध्यम से ही होता है, बट उस ब्लैक सी को भी कंट्रोल कौन कर रहा था? रशिया। कुल मिला के इनकी मजबूरी है कि इनको रशिया के साथ अच्छे संबंध रखने पड़े बिकॉज ऑफ ट्रेड एंड एनर्जी। अब होता क्या है कि धीरे धीरे रशिया इकोनॉमिकली सुधर जाता है। 99 तक उनकी हालत खराब थी, उसके बाद उनकी इकोनॉमी टेक ऑफ करने लग जाती है और वो यूएस को टक्कर देना शुरू कर देते हैं। और इस बीच में अब यूएस को लगता है कि अगर रशिया के साथ इनके घनिष्ठ संबंध फिर से बन गए जॉर्जिया वालों के, तो फिर हमारा तेल कौन खरीदेगा? ये देश जॉर्जिया छोटा सा देश हम पर निर्भर कैसे होगा? तो ये प्लान यूएसए का फेल होता जा रहा है। रशिया की इकोनॉमी लगातार 1990s के बाद में बढ़ रही है, ऊपर ही जा रही है, नीचे नहीं आई है। यू कैन सी इन द ग्राफ दैट आफ्टर 2000 इट हैज टेकन ऑफ। ड्यूरिंग द 1990s जब विघटन हुआ था सोवियत यूनियन का, उसके बाद उसका पतन हुआ था। अच्छा, अब इस स्थिति को रोकने के लिए सीआईए क्या करता है या फिर यूएसए क्या करता है? तो ऐसा माना जाता है अलेजेडली कि सीआईए ने सन 2000 वाले दशक में इन सभी देशों में जो पहले सोवियत यूनियन का हिस्सा हुआ करते थे, यहां पर कलर रेवोल्यूशन कराए। कलर इनको ऐसे ही नाम दे दिया गया क्योंकि वहां पे प्रोटेस्टर्स ने कोई ना कोई कलर या जैसे रोज की फोटोज या इमेजरी को ज्यादा सपोर्ट किया, तो इसलिए जैसे उसका नाम पड़ गया रोज रेवोल्यूशन। कहीं पर ऑरेंज झंडे लेकर आ गए तो उसका नाम पड़ गया ऑरेंज रेवोल्यूशन, ट्यूलिप रेवोल्यूशन। तो इस तरह से यहां पर बहुत सारे कलर रेवोल्यूशंस होते हैं और उन्हीं में से एक रेवोल्यूशन यहां पर जॉर्जिया में भी हुआ था 2003, दैट वाज रोज रेवोल्यूशन। तो देखिए यूक्रेन में भी ऑरेंज रेवोल्यूशन हुआ था। कम से कम इन दो के नाम आपको याद रहने जरूरी है, इनको याद रख लेना, ये इंपॉर्टेंट है। तो इन सभी देशों में रेवोल्यूशन या क्रांति या तख्ता पलट करवाया गया बाय सीआईए। तख्ता पलट नहीं था, बेसिकली प्रोटेस्ट होते हैं, प्रोटेस्टर्स को अमेरिका सपोर्ट करता है, उन प्रोटेस्ट के कारण वहां की जो सरकारें हैं वो गिर जाती है, या फिर ऐसे लोग पावर में आ जाते हैं जो वेस्ट को या यूरोपियन यूनियन के देशों को ज्यादा सपोर्ट करते हैं, यूएस को ज्यादा फेवर करते हैं, ऐसी पार्टीज वहां पर पावर में आ जाती है। तो ये पूरा एजेंडा कई देशों में सक्सेसफुल रहा। सेंट्रल एशिया में इतना सक्सेसफुल नहीं हुआ, लेकिन ईस्टर्न यूरोप में ये काफी हद तक सक्सेसफुल रहता है। और आज नेटो की स्थिति आप देख ही सकते हैं, एंटायर ईस्टर्न यूरोप ऑलमोस्ट इज अंडर द
ग्रास्प ऑफ नेटो। और इस पूरी कवायद का मकसद ही यही था कि नेटो अभी भी रशिया को अपने दुश्मन की तरह देखता है, कोल्ड वॉर के सोवियत यूनियन की तरह देखता है, और उन्हें अभी भी घेरना चाहता है अपनी मिसाइल से या फिर अपने न्यूक्लियर थ्रेट से। तो देखिए जॉर्जिया के अंदर अब कहानी क्या रहती है कि 2003 में वहां रोज रेवोल्यूशन हुआ, उसके बाद से रशिया के साथ उनके संबंध हो गए खराब और वेस्ट के साथ संबंध हो गए बेहतर, क्योंकि सरकार ऐसी पावर में आ जाती है जो वेस्ट को ज्यादा सपोर्ट करती है। और जॉर्जिया नेटो के साथ भी बातचीत करता है कि हमें अपना मेंबर बना लो, और यूरोपियन यूनियन के साथ भी बातचीत करता है कि हमें भी अपना फुल मेंबर बना लो। इन कारणों से रशिया के साथ इनका फुल ब्लोन डिप्लोमेटिक क्राइसिस। रशिया कहता है कि तुम तो हमारे ही छोटे भाई रहे हो, हमारे साथ मिलजुल कर रहो, हमारे साथ रहोगे तो फायदे में रहोगे, अगर नहीं रहते तो फिर भैया देख लेना नुकसान होगा तुम्हारा। तो अल्टीमेटली होता यही है कि वहां के जो ये देखिए पूर्व प्रधानमंत्री हैं इनके जॉर्जिया के, ये जाकर जॉर्ज बुश के साथ हाथ वाथ मिलाते हैं। तो उसके बाद जॉर्जिया के ऊपर रशिया हमला कर देता है। बहाना क्या? साउथ ओसेटिया का। रशिया कहता है साउथ ओसेटिया के लोगों को हमें आज़ादी दिलवानी है, तो इसीलिए उनको सपोर्ट किया जाता है। वहां पर जॉर्जिया और रशिया के बीच में युद्ध होता है 2008 में, और इस लड़ाई में ऑफकोर्स रशिया जीत जाता है। साउथ ओसेटिया को ये आज़ाद करवा देते हैं। तो जॉर्जिया के हाथ से उनके 2 क्षेत्र चले गए हैं। इस बात से जॉर्जिया हमेशा नाराज रहता है कि साउथ ओसेटिया और अब्खाजिया की सरकारें रशिया की मदद से चल रही हैं, वहां पर सेमी ऑटोनॉमी है एक तरह से, और इनकी सरकार का कोई कंट्रोल नहीं है। बिलिसी की जो ये टिबिलिसी की सरकार चलती है, इसका कोई कंट्रोल नहीं है। अब बात करते हैं रीसेंट क्राइसिस की। अब क्या हो रहा है, धीरे धीरे वहां पर जो पार्टी पावर में आई है पिछले कुछ सालों में जॉर्जिया में, वो रशिया को फेवर करती है। और रशिया फिर से 2018 के बाद से काफी ज्यादा क्लोजनेस बढ़ाने की कोशिश कर रहा है जॉर्जिया के साथ, क्योंकि उन्हें लगता है कि इस क्षेत्र में जो कॉकेसस माउंटेन वाला रीजन है, इस क्षेत्र के अंदर हमें एक मजबूत पार्टनर की जरूरत है। तो जॉर्जिया वो मजबूत पार्टनर बने, इसकी पूरी कोशिश में लगा हुआ है रशिया। और दूसरी तरफ यूएस भी वहां की सरकार को सपोर्ट करता है। यूएस कहता है कि आप हमारे साथ रहिए, क्योंकि उनका एजेंडा हर जगह एक ही है, पैसे दो और उस देश को अपने साथ कर लो, ताकि रशिया का विरोध चलता रहे। अभी रिसेंटली जब से 2022 से यूक्रेन युद्ध चल रहा है, उसके बाद से रशिया को और कमजोर करने के लिए सीरिया हो गया, जॉर्जिया हो गया, इन देशों के अंदर भी रशिया के विरोधियों को सपोर्ट किया जा रहा है यूएस के द्वारा। अब 2024 में क्या होता है कि वहां की जो सरकार एक बिल लेकर आती है, ये सारा अभी वाला जो क्राइसिस है यहां से शुरू होता है। 2024 के अंदर, एक्चुअली 23 में बिल आ गया था, लेकिन 24 में ज्यादा प्रोटेस्ट हुए थे। तो बिल ये आता है कि जो भी विदेशी एनजीओज हैं उनकी फंडिंग को स्क्रूटिनाइज किया जाएगा, उन्हें रजिस्टर करना होगा और उनकी फंडिंग को सरकार पूरी तरह से कंट्रोल कर सकेगी। ये जॉर्जिया की पार्लियामेंट कानून लेकर आती है, और ये सरकार कहती है कि हमारी इंटरनल सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। और बाय द वे मैं आपको बता दूं कि दुनिया में लगभग 60 देश ऐसे हैं जिन्होंने डिट्टो अमेरिका के इसी तरह के कानून को कॉपी करके अपना कानून बनाया है। तो यूएस का एक कानून है फॉरेन एजेंट्स रजिस्ट्रेशन एक्ट, इसको कहते हैं FARA, और इसी को कॉपी करके हमने भी अपना कानून बनाया है। भारत के अंदर जो FCRA होता है ये भी इसी की कॉपी है, मतलब नॉट वर्ड बाय वर्ड कॉपी, बट हाँ 90% चीजें सेम ही है। सबसे पहले अमेरिका ने इस तरह का कानून बनाया था और आज उसको कॉपी करके दुनिया के लगभग 60 देशों में ऐसा कानून है, और ऐसा ही कानून जॉर्जिया बना रहा था। अब यूएस कहता है जॉर्जिया को कि आप ऐसा कानून नहीं बनाओगे, और इसका विरोध करने के लिए, इस कानून का विरोध करने के लिए देखो क्या क्या हुआ। लिटरली सोशल मीडिया पे धमकियां दी गई यूएसए के द्वारा। सेक्रेटरी एंटनी ब्लिंकन का बयान आप देखो कि हम वीजा रिस्ट्रिक्शन लगा देंगे अगर आप ये कानून लेकर आए। उधर देखो समांथा पावर का यहाँ पर ये देखो कि फॉरेन इन्फ्लुएंस अगर आप लेकर आते हो तो हमारे साथ आपके रिश्ते खत्म हो जाएंगे, इकोनॉमिक सिक्योरिटी वगैरह पे आपकी खतरा आ सकता है। तो इस तरह से यूएसए लिटरली इकोनॉमिक सैंक्शंस लाने को तैयार था अगर ये जॉर्जिया कानून पास कर देता है तो। जर्मनी के एम्बेसी ने, पढ़ो यहां पर पॉज करके, क्या लिखा था। इस तरह से ओपनली जो उनके डिप्लोमैट्स हैं वो सड़कों पर मार्च करते हुए लोगों का सपोर्ट कर रहे थे। इनफैक्ट कई डिप्लोमैट्स तो सड़क पे उतर के प्रोटेस्ट में भी शामिल हो गए थे, ऐसा जॉर्जिया की सरकार ने कहा। अब जॉर्जिया की जो सरकार है वो तो थोड़ा सा रशिया को फेवर कर रही थी, लेकिन जो उनकी राष्ट्रपति हैं वो कंप्लीटली वेस्ट के फेवर में थी। तो ये वहां पर पिछले 5 साल से राष्ट्रपति हैं, सालोमे ज़ुराबिक्विली। तो इनका कार्यकाल अब समाप्त हो गया है, और कार्यकाल समाप्त हुआ और ये फिर से राष्ट्रपति ना बन जाए इसके लिए वहां की सरकार ने कानून में ही बदलाव कर दिया। तो पहले लोग चुनते थे प्रेसिडेंट को, उन्होंने वहां पर सिस्टम चेंज कर दिया कि अब जो पार्लियामेंट के सदस्य हैं वो चुनेंगे। तो जॉर्जिया की जो ड्रीम पार्टी है, हाँ वहां की पार्टी का नाम है ड्रीम पार्टी, ठीक है। तो जॉर्जिया ड्रीम पार्टी जो पावर में है उसके मेजॉरिटी जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, ऑफ कोर्स वो मेजॉरिटी में है तो उन्हीं का राष्ट्रपति बनेगा। तो उन्होंने अपना प्रेसिडेंट बनाने का सिस्टम कैसा कर दिया कि अब आप इलेक्टोरल कॉलेज से चुने जाएंगे। इलेक्टोरल कॉलेज में कौन होगा? वहां की पार्लियामेंट के सदस्य। तो वो ऑब्वियस था कि उन्हीं की पार्टी का कोई ना कोई मेंबर प्रेसिडेंट बनेगा। तो अब ये चुनाव हार गई हैं अभी कुछ दिन पहले, और इनकी जगह एक प्रो रशिया या प्रो ड्रीम पार्टी व्यक्ति जो है वो प्रेसिडेंट बन चुके हैं। ही इज एन एक्स फुटबॉलर। लेकिन जाते जाते इन्होंने देखो एक शानदार मिसाइल छोड़ दी।
जो जॉर्जिया की ये राष्ट्रपति थी सलोमी जुराबिक्विली, इन्होंने जाके ईयू में एक बहुत लंबी चौड़ी स्पीच दी और कहा कि ये कानून पास नहीं होना चाहिए, ये कानून बिल्कुल पास नहीं होना चाहिए, अगर ये पास हो गया तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी और हम ईयू को ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। तो अभी यूरोपियन यूनियन के देश ये करंटली आप देख सकते हैं ग्रीन कलर के अंदर। नोटेबल एक्सेप्शंस हमेशा याद रखना, एक तो यहां पर नॉर्वे मेंबर नहीं है, स्विट्जरलैंड मेंबर नहीं है, इंग्लैंड ऑफ कोर्स मेंबर नहीं है, और यहां पर जो ये देश हैं पूर्व युगोस्लाविया वाले, ये भी अभी सभी मेंबर्स नहीं हैं। अब जॉर्जिया या फिर आर्मीनिया ये भी मेंबर नहीं है, लेकिन ये बनना चाहते हैं। जॉर्जिया खास करके मेंबर बनना चाहता था, तो वहां पर जाकर देखो उन्होंने स्पीच क्या दी, इसको जाकर पढ़ो। उन्होंने यूरोप को चेतावनी दे दी एक तरह से, या यूरोप को शर्मसार करने की कोशिश करी कि इतना बड़ा यूरोप है और आप 37 लाख की आबादी वाले हमारे जॉर्जिया देश की मदद नहीं कर पा रहे हैं, हम पे अपना इन्फ्लुएंस नहीं चला पा रहे हैं, तो फिर आप कैसा यूरोपियन यूनियन है आपका? तो आपका इन्फ्लुएंस बहुत होना चाहिए। और हमारे देश में जॉर्जिया में रशिया वाले चाहते हैं कि उनकी स्टाइल का करप्शन आ जाए, उनकी स्टाइल के ओलिगार्क्स आ जाएं, जो पैसा तो करप्शन का बनाते हैं इस देश में, लेकिन पैसा खर्च करते हैं जाके यूरोपियन यूनियन में। तो ऐसा हम नहीं चाहते हैं। तो अब हो ये रहा है कि जॉर्जिया को ईयू का हिस्सा बनना था, लेकिन अभी रशिया का इन्फ्लुएंस थोड़ा सा ज्यादा है, तो लग नहीं रहा कि वो बन पाएंगे। हाँ, अगर सरकार चेंज हो गई तो शायद बन जाएंगे। सो इफ जॉर्जिया डज नॉट बिकम पार्ट ऑफ ईयू, इट इज अनलाइकली दैट दे विल इंपोर्ट अमेरिकन ऑयल एंड गैस। तो इसमें अमेरिका का भी नुकसान है कि अमेरिका कह रहा है हमारा ऑयल एंड गैस कौन खरीदेगा, अगर आप हमारा ईयू के मेंबर नहीं है तो हम आपको नहीं बेचेंगे। और ट्रंप जो है लिटरली थ्रेटन कर चुके हैं ईयू को। आजकल ट्रंप यही करते हैं, बैठे बैठे हर रोज एक देश को धमकी दे देते हैं किसी ना किसी बात पे। तो अभी कुछ दिन पहले उन्होंने ईयू को भी धमकी दे दी कि हमसे ऑयल एंड गैस खरीदो। तो जब से यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ है, आप देखिए कि यूएस ने ईयू को कितना ज्यादा अपना ऑयल एंड गैस बेचना बढ़ा दिया है। सिंस 2022 यू विल सी अ स्पाइक। तो यहां पर देखो, यहां कहीं पे स्पाइक नजर आएगी। तो ईयू के इंपोर्ट्स फ्रॉम द यूएसए बढ़ चुके हैं, बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं। जबकि सस्ती गैस कौन बेचता है? रशिया। लेकिन यूएसए कहता है कि यूक्रेन युद्ध के कारण आप रशिया से गैस मत खरीदो, हमसे खरीदो, महंगी गैस खरीदो। इसके कारण मेजर ईयू इकोनॉमीज में टर्मोइल चल रहा है। जर्मनी के अंदर बहुत ज्यादा इकोनॉमिक रिसेशन आने की संभावना है। इनफैक्ट रिसेंटली वॉक्सवैगन ग्रुप, जो वहां का सबसे बड़ा कार निर्माता ग्रुप है, उसने कहा हम 35,000 नौकरियां कैंसिल कर देंगे बाय 2030। अब याद रखो, ये 35,000 नौकरियां एक ऐसे देश में है जहां की आबादी 7-8 करोड़ है। ये बहुत बड़ा, भारत जैसा बड़ा देश नहीं है, इसीलिए वहां पर एक बहुत बड़ा नंबर बन जाता है। तो इसीलिए आप देखेंगे कि जॉर्जिया की जो ये पूरी स्थिति है, ये काफी इस वक्त डेवलपिंग स्टोरी है। और अभी रोमानिया के अंदर भी एक अपडेट है। रोमानिया के अंदर इलेक्शन होने वाले थे, लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज को पसंद नहीं आया, तो उन्होंने वो चुनाव ही एनल करवा दिया। वहां की अदालत ने फैसला दे दिया कि ये वो जो चुनाव है अभी, उसको हम कॉल ऑफ कर रहे हैं, वरना वहां पर भी प्रो रशिया सरकार बनने की संभावना थोड़ी सी थी। तो ये पूरा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ ग्रेट डे।